फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसे बेटे की जिसने बचपन में ही अपनी सौतेली माँ से परेशान होकर उनके अत्याचारों को सहकर घर से निकलकर एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचा जो कि उसे माँ और पिता दोनों का ही प्यार देते थे और उसे पढ़ा लिखा कर जिंदगी में इतना आगे बढ़ा दिए थे कि जब एक दिन उसकी शादी रहती है तो उसकी शादी में उसकी सौतेली माँ और उसके सगे पिता उससे मिलते हैं। उसकी शादी में उसकी सौतेली माँ जो कि नाचने गाने के लिए आई थी और उसके जो पिता थे वह एक टेंट लगाने के लिए उस शादी में वहाँ मौजूद थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहाँ की रहने वाले एक चंद्रमा नाम के एक व्यक्ति की यह कहानी है जो कि लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और इनकी पत्नी का नाम चंपा रहता है। इनकी शादी जैसे ही होती है 1 साल के अंदर इनको एक बेटा होता है जिसका नाम यह लोग राहुल रखते हैं। जैसे ही राहुल देखते देखते 4 से 5 साल का होता है, इनकी पत्नी चंपा काफ़ी बीमार रहने लगती है और देखते देखते यही सब सिलसिला कई सालों तक चलता है। इनकी पत्नी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। हर जगह से दवा करवा कर यह थक हार गए थे और इनकी पत्नी चंपा को भी यह लगता था कि अब वह ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसे जो है कैंसर हो चुका था। और वह अपने पति चंद्रमा से कहती है कि आप मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से कीजिएगा, लेकिन दूसरी शादी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ आएगी तो वो हम दोनों जैसा प्यार हमारे बेटे राहुल को कभी नहीं करेगी। और यही सब कहते ही कुछ दिनों के बाद चंपा जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब इधर 5 साल के बेटे के साथ चंद्रमा एकदम अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वह अपने बेटे को घर पर रखें या फिर काम पर अपने साथ लेकर जाएं। तभी सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के सभी लोग कहते हैं कि इतने छोटे से बेटे को तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी भी अभी काफ़ी लंबी है, इसीलिए तुम अपने बेटे के लिए एक दूसरी शादी कर लो। वह आएगी तो तुम्हारे बेटे की देखरेख घर पर करेगी, तुम्हारे लिए भी खाना बनाएगी, तुम्हारे बेटे के लिए भी, और इससे तुम्हारा परिवार जो है फिर से एक बार बस जाएगा। पहले तो चंद्रमा अपनी पत्नी की बात को सोचते हैं और बहुत विचार करने के बाद वह अपने बेटे का मुंह देखकर अपनी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चंद्रमा पहुंचते हैं एक लड़की के घर जिसका नाम वंदना रहता है, और उसी लड़की जो कि उन्हें एक रिश्तेदार से यह खबर मिली थी कि वंदना जो है इनसे शादी करने के लिए तैयार है। अब वह वंदना से शादी करते हैं और उसे शादी कर कर अपने घर लेकर आते हैं। उसे पूरी बात समझाते हैं कि उनके बेटे राहुल की देखरेख करने के लिए वह अपनी पत्नी की भी बात नहीं माने और वह दूसरी शादी कर लिए। अब वो वंदना को अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे की देखरेख एक माँ की तरह करना है। वंदना भी बहुत समझदार थी और इन्हें पूरी तसल्ली देती है कि वह अपने बेटे को ही अच्छे से एक माँ का प्यार देगी और उससे कभी यह नहीं लगने देगी कि यह उसकी सौतेली माँ है। इतना सब कुछ सुनते ही चंद्रमा जो है वह मन ही मन काफ़ी खुश हो जाते हैं और शादी के कुछ दिनों बाद ही वह मुंबई कमाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वह मुंबई चले जाते हैं, इधर पता चलता है कि उनकी पत्नी जो वंदना थी यह भी माँ बनने वाली है।
और जैसे ही कुछ महीनों के बाद वंदना को एक बेटा फिर से होता है, वह काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका बड़ा बेटा जो राहुल है, अब वो अपने इस बेटे का नाम रोहित रखेगी। दोनों भाइयों का नाम एक साथ मिलता जुलता रहेगा, उसे बुलाने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वह अपने बेटे का नाम रोहित रखती है और दोनों बेटों को बराबर से प्यार करती है। दोनों को टाइम पर खिलाना पिलाना, दोनों को स्कूल भेजना, दोनों के कपड़े धोना, एकदम माँ की तरह ये अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। उधर उसके पति चंद्रमा मुंबई में ही अपना काम कर रहे थे। हर रोज फोन करके हालचाल कर लिया करते थे। तभी एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, जो कि सभी गांव में कोई न कोई पड़ोसी ऐसी रहती है कि किसी का भी घर तोड़ने के लिए चली आती है, उसके घर भी उस दिन वह बूढ़ी औरत आती है और इससे कहती है कि तुम अपने इतने अच्छे बेटे को छोड़कर पता नहीं किसके बेटे को इतना पाल पोस कर बड़ा कर रही हो, और यह बड़ा होकर तुम्हारे बेटे का आधा हिस्सा लेकर आधा हकदार बन जाएगा सभी जमीन और घर में। इससे अच्छा तुम इस बेटे को हटा दो तो तुम्हारा बेटा अकेले ही इस पूरे घर और जगह जमीन का वह अकेले ही मालिक रहेगा। वह बुढ़िया तो कहकर चली जाती है। अब इधर पूरी रात वंदना यही सोचती है कि सच में आखिर राहुल नहीं रहता, उसकी तो माँ भी नहीं है, मैं उसकी इतनी देख रेख कर रही हूँ। अगर उसके जगह मेरा बेटा इकलौता रहता तो आज पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की होती। और यही सब सोचकर वह दूसरे दिन से ही अपने सौतेले बेटे राहुल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अब वंदना जो थी अपने सौतेले बेटे राहुल को ना ही टाइम पर खाना देती थी, उसका पढ़ाई भी छुड़वा कर उससे घर के सभी कामकाज पर लगा दी थी, ना ही उसके कपड़े धोती थी, ना ही उसकी देखरेख करती थी। एक दिन राहुल उससे कहता है कि माँ, तुम रोहित को इतना लाड प्यार करती हो और मुझे तो तुम टाइम पर खाना भी नहीं देती हो, मुझे मारती हो, मुझसे पूरा काम करवाती हो और यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी। आने दो पापा को, मैं जब वह मुंबई से वापस आएंगे तो मैं उन्हें पूरी बात बताऊंगा। इतना सुनते ही वंदना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह राहुल को 2-3 थप्पड़ मारकर भेज देती है। जैसे ही राहुल जाकर घर में बिस्तर ओढ़कर रोने लगता है और वह सोचता है कि आखिर उसकी माँ होती तो उसके साथ यह सब नहीं होता। तभी वंदना वहाँ पहुँचती है और उसके शरीर से बिस्तर लेकर फेंक देती है और उसके शरीर पर गर्म पानी कर कर उसके ऊपर फेंक देती है। मई जून का महीना था। राहुल बेचारा पूरी तरीके से जल जाता है और उसके पीठ की सभी चमड़ी जो है बुरी तरीके से जल कर झुलस जाती है। उसके बाद वह वंदना उसे लात मारकर अपने घर से बाहर कर देती है और कहती है कि आज के बाद से दोबारा मेरे घर कभी मत आना। इतना घायल होने के बाद भी वह बेचारा राहुल रोते बिलखते उस घर को छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वह सोचता है कि अब वो इस ट्रेन में बैठ गया है, मतलब वो अपने पिता के पास मुंबई पहुंच जाएगा और वहां जाकर उनसे सभी बात को, अपनी माँ के द्वारा किए गए अत्याचार को वह बताएगा। तभी उस ट्रेन में बैठे एक जमींदार हीरालाल, जिनका नाम रहता है, उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है और वह देखते हैं कि यह लड़का इतना जख्मी है और इतना रो रहा है। वह उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तभी राहुल जो है उस हीरालाल से, जो कि उसके पास आकर उससे जानना चाहते हैं कि आखिर वह जा कहाँ रहा है और उसके शरीर पर इतना चोट कैसे लगा है। तभी राहुल जो है रोने लगता है और कहता है कि चाचा, मेरे पिता मुंबई में काम करते हैं और मेरी माँ के जाने के बाद वह दूसरी शादी किए थे और मेरी जो सौतेली माँ आई थी
वह मुझे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही उनको एक बेटा हो गया, मेरा भाई रोहित, पता नहीं अचानक क्या हो गया, वह मुझे ना ही टाइम पर खाना देती थी, ना ही मुझे पढ़ने भेजती थी, और अब वह मुझे मारने पीटने भी लगी थी, और वही मेरे ऊपर गर्म पानी कर कर फेंक दिए और मुझे घर से भी निकाल दिए। अब मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पिताजी मुंबई में रहते हैं और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उस बच्चे की दर्द भरी कहानी सुनकर वह हीरालाल जो जमींदार थे, उनके आंखों में आंसू आ जाता है और वह सोचते हैं कि अगर इस बच्चे को घर पहुंचा दें तो इसकी सौतेली माँ इसके ऊपर और भी ज़्यादा अत्याचार करेगी, और इसे अपने पिता का एड्रेस भी नहीं पता। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और इलाज करवाने के बाद उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। भगवान को भी यही मंजूर था, क्योंकि हीरालाल जो जमींदार थे, उनके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनको कोई भी औलाद नहीं था, और अब वह राहुल को अपना बेटा बनाकर रखने लगे। अच्छे से इसकी देखरेख कर कर इसकी परवरिश करने लग गए और राहुल उनके साथ उनका बेटा बनकर रहने लगा। इधर राहुल के पिता जब भी मुंबई से कॉल करते थे, उनकी पत्नी वंदना जब भी वह राहुल के बारे में पूछते थे तो वह कहती थी कि राहुल सो गया है या फिर पढ़ने बैठा है। कभी कहती वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया है। अचानक एक दिन राहुल के पिता के मन में यह बात आता है कि कहीं लगता है मेरे बेटे के ऊपर कोई मुसीबत है, और वह मुंबई से फौरन घर आ जाते हैं। घर आकर जैसे ही देखते हैं कि उनकी पत्नी वंदना है, सामने उनका दूसरा बेटा रोहित है। जब वह कहते हैं कि राहुल कहाँ है, तब वंदना कहती है कि वह कई दिनों से घर नहीं आया है, वह मेला देखने के लिए गया था पर आज तक वापस नहीं आया। इतना सुनते ही राहुल के पिता अपनी पत्नी वंदना के ऊपर 2-3 चांटा लगा देते हैं और कहते हैं कि इतने दिनों से तुम बहाना कर रही थी, जब मेरा बेटा मेला देखने गया ही था और वापस नहीं आया तो तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं। वह समझ जाते हैं कि आखिर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे शादी कर कर, और सबका बात मानकर मुझे अपने बेटे के लिए तुमसे शादी नहीं करना चाहिए था। अब तुम अपने बेटे के साथ रहो। और इतना कहकर राहुल के पिता घर को छोड़कर निकल जाते हैं। अब राहुल के पिता तो घर को छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन उसकी माँ जो वंदना थी वह अपने बेटे रोहित के साथ कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन उसके बाद अब उसे जो है पैसों की दिक्कत होने लगती है। वह सोचती है कि आखिर वह अपने बेटे रोहित की परवरिश कैसे करेगी, और वह अपने बेटे रोहित को लेकर पहुंच जाती है बरेली। दिन भर घूमकर वह काम खोजती रहती है, और जैसे ही शाम होता है वह स्टेशन के बगल में पहुंचती है, जहां की बहुत सारी किन्नर महिलाएं रहती हैं। इसे कुछ समझ नहीं आता, ये उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उन लोगों से हाथ जोड़कर मदद मांगती है। कहती है कि आप लोग मुझे यहाँ रहने दीजिए रात भर, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। जब वह लोग पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन और कहाँ से आई हो, इतनी रात को बाहर घूम रही हो, तब वंदना बताती है कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। तभी उस किन्नर समाज के सभी लोग जो कि नाचने गाने वाले थे, वह लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो और यही सब काम करो, इससे तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारे बेटे की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। वंदना देखने में सुंदर थी और इसे लगा था कि आखिर किसी के दरवाजे जाकर कोई काम करना ही है, इससे अच्छा मैं भी इन लोगों के साथ यही सब नाचने गाने का काम कर लेती हूँ। लेकिन वह वंदना जो थी वह अपना नाम बदल कर उन्हीं लोगों के ग्रुप का एक नाम रखती है जो कि बिजली रहता है।
अब यह वंदना से बिजली बन जाती है और यह सभी के घरों में सबके खुशी के मौके पर पहुंचकर नाचने गाने का काम करती है। एक दिन वंदना जो बिजली बन चुकी थी, यह अपने पूरी टोली के साथ एक शादी में जाती है नाचने के लिए। लड़की वालों के तरफ से इसे बुलाया जाता है। यह जाती है, रात भर शादी में नाचती है और सुबह जैसे ही पैसे लेने के लिए मालिक के पास पहुंचती है और कहती है कि अब हमारी विदाई कर दीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं। तभी उस बारात में जिसकी वहाँ शादी थी, जो वह दूल्हा था, वह अभी बैठा ही था और सुबह सुबह विदाई का वक्त हो चुका था। वह देखता है कि यह महिला रात भर इतना अच्छा डांस की और अब जो है आई है अपने पैसे लेने के लिए। तब वह पूरी बात पूछता है कि आखिर आप इतना अच्छा डांस कर लेती हैं और आप एक बेटे के साथ भी आई हैं यहाँ, आप शादीशुदा भी हैं, तो आखिर आपके पति कहाँ हैं? यह महिला जो है तब अपनी पूरी बात बताने लगती है और इसकी बात सुनते सुनते पूरे बाराती के लोग और पूरे घराती के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। यह महिला अपनी पूरी बीती बात सुनाती है कि किस प्रकार इसके पति इसको शादी कर कर लाए थे और इसके पति की यह दूसरी पत्नी थी। पहले पत्नी से इसके पति को एक लड़का था और उसी की परवरिश करने में इसने एक ऐसी गलती कर दी लोगों की बातों में आकर कि इसके पति इससे नाराज होकर घर से निकल गए और आज इसीलिए वह अपने इस बेटे के साथ यहाँ शादी ब्याह में नाच गाकर अपने बेटे की परवरिश कर रही है। इतना सुनते ही राहुल जो है रोने लगता है और कहता है कि आपने जिस बेटे को घर से बाहर निकाला था वह बेटा मैं ही हूँ। और उसके राहुल के जो हीरालाल पिता थे, जो जमींदार, वह राहुल को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा जमींदार बना चुके थे और अब राहुल को सब लोग सेठ जी के नाम से जानते थे। तभी उसी बारातियों में से इकट्ठा हुए राहुल के पहले पिता जो चंद्रमा थे, वह भी पूरी कहानी सुन रहे थे और वह भी अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं। वह उस शादी में एक टेंट लगाने के लिए आए थे और लड़की वालों के तरफ से उन्हें ऑर्डर मिला था। पूरी कहानी को वह भी उसी महफिल में सुनकर सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी वही पत्नी हो वंदना, तुम यह सब काम कब से करने लगी। इधर वह राहुल को भी कहते हैं कि बेटा तुम आज इतने बड़े आदमी बन गए हो। राहुल जो अपने पिता के पास पहुंचता है और उनको गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है और अपनी पूरी बात बताता है कि किस प्रकार वह सेठ जी के पास उनका बेटा बनकर इतने शान और शौकत के साथ जी रहा है। लेकिन वह कहता है कि पिताजी आप एक टेंट में इस प्रकार से काम कर रहे हैं, सबके घर जाकर, आज के बाद से आप कोई भी काम नहीं करेंगे। और वह अपनी सौतेली माँ को भी माफ़ कर देता है। वह अपने साथ अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई सबको माफ़ कर कर सबको अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और साथ में वह हीरालाल सेठ जी भी, सब लोग मिलकर एक ही परिवार में एक ही घर के अंदर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।